नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार आपके बीच फिर। हमें जो इस बार पढ़ना है जीडीपी कैलकुलेशन की 3 विधियाँ। मतलब जीडीपी को कैलकुलेट करने की, जीडीपी की जो गणना की जाती है उनकी गणना करने की 3 विधियाँ हैं। थ्री मेथड्स ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन, इसी के बारे में हमें समझना है। जीडीपी का पूरा नाम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने पहले वीडियो में चर्चा की है। तो जीडीपी की गणना कितने प्रकार से की जाती है, तो आप ये ध्यान रखिए, जीडीपी की गणना का मतलब कैलकुलेशन की 3 विधियां हैं। 3 विधियां मीन्स आई कैन से दैट देर आर 3 मेथड्स ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन। जो फर्स्ट मेथड है, जो पहली विधि है, उस पहली विधि का नाम है वैल्यू एडेड मेथड, अर्थात मूल्य वर्धित विधि। पहले का नाम है वैल्यू एडेड मेथड। इसी का एक नाम और है द वन अदर नेम, एक अन्य नाम इसका जो है उसको कहते हैं प्रोडक्ट मेथड। क्या कहते हैं? प्रोडक्ट मेथड। हिंदी में अगर आप इसको जानना चाहें तो हिंदी में मूल्य वर्धित विधि हो गया, और दूसरा उत्पाद विधि। उत्पाद विधि, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? उत्पाद। और मेथड का मतलब विधि या तरीका, और वैल्यू का मतलब मूल, एडेड का मतलब ऐड करना, वैल्यू का वर्धन करना, वैल्यू को बढ़ाना, है ना। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, इसका मतलब, इसका नाम क्या है। अब इसके बारे में समझते हैं होता क्या है। मान लीजिए फार्मर है, फार्मर का मतलब किसान है। इसने क्या किया, इसका एक खेत रहा, खेत का मतलब एग्रीकल्चर फील्ड, जहाँ पे खेती करता है। तो इसका जो फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड जो है जहाँ पे खेती करता है, इसने गेहूं बोया, और गेहूं का जो इसने प्रोडक्शन किया, कितना किया? 100 रुपए का प्रोडक्शन किया। 100 रुपए में 50 रुपए का जो गेहूं है इसने खा लिया, कंज्यूम कर लिया। तो आपको पता है जीडीपी का जो फाइनल वैल्यू होता है वही लिया जाता है। तो ये यहाँ पे ये 50 रुपए फाइनल वैल्यू हुआ। मेरी बात समझ पाए आप? लेकिन किसान ने वैल्यू एडिशन कितना किया? अगर हम कास्ट को नगण्य मान लें, खेत में जो लगा उसको हम यहाँ पे 0 मान के चल रहे हैं, तो किसान ने जो यहाँ पे वैल्यू एडिशन किया है, मूल्य वर्धन किया है, 100 रुपए का किया, क्योंकि खेत से कितने का उत्पादन किया? 100 रुपए का उत्पादन किया। किसान द्वारा वैल्यू एडिशन कितना किया गया खेत में? 100 रुपए। 100 रुपए में से 50 इसने क्या किया? कंज्यूम कर लिया, तो ये फाइनल हो गया। अब यहाँ पे बेकर है, इस बेकर ने क्या किया? ये 50 रुपए का गेहूं इस बेकर ने लिया, और इसने क्या बनाया? ब्रेड। और ये जो ब्रेड है 200 रुपए में, क्या बनाया? ब्रेड। ब्रेड इसने क्या किया? 200 रुपए का ब्रेड बनाया, अर्थात ये फाइनल हो गया ब्रेड। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू एडिशन कितना हुआ। तो अगर हम वैल्यू एडिशन देखें, जो फार्मर है इसने जो वैल्यू ऐड किया, और फिर जो बेकर है इसने जो वैल्यू ऐड किया, वो है क्या? है जीडीपी कैलकुलेशन जैसे कर रहे हैं। फार्मर ने जो वैल्यू एडिशन किया, खेत से 100 रुपए का प्रोडक्शन किया, तो फार्मर ने पूरा वैल्यू एडिशन कितना किया? 100 किया। फिर बेकर जिसने ब्रेड बनाया या बिस्किट बनाया, ये बिस्किट भी बनाते हैं, ब्रेड भी बनाते हैं, पाव रोटी भी बनाते हैं, आप सब देखे होंगे। जिसको आप क्या बोलते हैं, उसे आप रेडी पे जाइए तो लोग बेचते भी हैं, वो ब्रेड के अंदर आलू डाल के ऐसे, वो तो उनका अपना तरीका है, हमें यहाँ पढ़ना है। तो वैल्यू एडिशन किसान ने 100 का किया, खेत से 100 रुपए का उत्पादन। ये जो बेकर है, बेकर ने वैल्यू एडिशन कितना किया? 200 रुपए फाइनल वैल्यू है इसका, लेकिन 50 रुपए का क्या लगा हुआ है?
इसमें गेहूं लगा हुआ है, 50 का आटा या गेहूं इसने किसान से खरीदा हुआ है। तो 50 का गेहूं अगर खरीदा है तो वैल्यू एडिशन बेकर ने 150 का किया, टोटल कितना आया 250। अब इसे अगर हम रीचेक करना चाहें, क्या करना चाहें, रीचेक अगर हम करना चाहें तो आप देख लीजिए जीडीपी स्टैंडर्ड मेथड के द्वारा। जीडीपी क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट का जो फाइनल वैल्यू होता है वही क्या होता है, जीडीपी काउंटिंग का स्टैंडर्ड मेथड होता है, उसी को हम जीडीपी में लेते हैं। जो फाइनल होता है उसके आगे का प्रोसेस नहीं होता। तो अब देख लीजिए यहाँ पे फाइनल, यहाँ पे 50 रुपए फाइनल है क्योंकि इसने कंज्यूम कर लिया किसान ने। दूसरा यहाँ 200 का ब्रेड फाइनल है क्योंकि अब इससे ज्यादा वैल्यूएशन नहीं हो सकता। 200 टोटल कितना आया 250। तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसी को कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, हिंदी में मूल्य वर्धित विधि या उत्पाद विधि। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं दूसरी विधि जो हमारी सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड ऑफ द जीडीपी कैलकुलेशन इज कॉल्ड इनकम मेथड। क्या कहा जाता है, इनकम मेथड। अब सबसे पहले तो इनकम किस किस तरीके से आती है, कोई भी प्रोडक्शन होता है, देखो ये फर्म ये हाउस होल्ड सेक्टर है ना। तो प्रोडक्शन के लिए क्या क्या लगता है, लैंड, कैपिटल, लैंड हुआ, कैपिटल हुआ, लेबर, और क्या लग सकता है। 4 फैक्टर्स ऑफ द इनकम होते हैं। इनकम के 4 फैक्टर होते हैं, लैंड, कैपिटल, लेबर। अब यहाँ एक चीज और बचा जिसे आप कह सकते हैं इनके जो रेंट। देखो लैंड जो होगा यहाँ पे हम क्या देते हैं, रेंट देते हैं। कैपिटल का जो होता है, कैपिटल का हम जो हमारी कैपिटल लगती है इंटरेस्ट होता है। लेबर जो होता है वेजेज। और एक जो फैक्टर होता है यहाँ पे उसे कहते हैं इंटरप्रेन्योर्स। क्या होता है, इंटरप्रेन्योर्स, उद्यमी। उद्यमी ध्यान रखिएगा, इसको उद्यमी को आप थोड़ा सा साथ में लिखें। एंटरप्रेन्योर्स या उद्यमी, उद्यमी का जिसे आप मालिक बोल सकते हैं। तो जो ये इंटरप्रेन्योर्स होता है ये प्रॉफिट लेता है। क्या लेता है, प्रॉफिट। तो जो 4 फैक्टर्स ऑफ द प्रोडक्शन होते हैं उसमें इतनी चीजें लगती हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स। उनको मिलने वाली जो इनकम है, जो आय है, किस रूप में मिलता है, तो लैंड को रेंट के रूप में, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है, लेबर के लिए वेजेज होता है और इंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रॉफिट होता है। तो इन्हीं चीजों को क्या कर दें हम, अगर सम कर दें इनको। सम कैसे करें, जीडीपी इक्वल सिग्मा। क्या कर दें सबसे पहले, प्रॉफिट, किसी को भी कर सकते हैं आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट, फिर सिग्मा इंटरेस्ट, फिर सिग्मा, इसका मतलब टोटल होता है। प्रॉफिट हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रेंट प्लस सिग्मा वेजेज। मतलब 4 फैक्टर्स ऑफ जो इनकम होते हैं उन सभी की इनकम को क्या किया जाता है, टोटल इनकम को जोड़ दिया जाता है। इसी को कहते हैं, इसी को कौन सी विधि कहते हैं,
इसी को इनकम विधि कहते हैं, इनकम मेथड। क्या बोलते हैं? इनकम मेथड, या ब्रैकेट में आय विधि। आय विधि। ये मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। आइए अगला देखते हैं, तीसरा। थर्ड क्या है? थर्ड को कहते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। उसी को व्यय विधि बोलते हैं। कौन सी विधि बोलते हैं? व्यय विधि। तीसरा है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि। एक्सपेंडिचर मेथड में आप देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा कंट्री है, ये हमारा देश, जिसे आप भारत बोल सकते हैं। इस भारत के स्तर पे व्यय कौन कौन करेगा? इंडिया है। यहाँ पे जो भी आउटपुट है, जो भी उत्पाद है, उत्पाद, उत्पाद का मतलब जो भी वस्तुएं हैं यहाँ पे, भाई भारत देश में जो वस्तुएं हैं उन्हीं को तो आप खरीदेंगे। कहाँ जाएंगे खरीदने के लिए? इन इंडिया द प्रोडक्ट इज देयर दैट यू विल बाई, उसी को तो आप खरीदेंगे। तो अगर उसी को खरीदने जा रहे हैं तो वो है कहाँ? भारत में है। तो इस पे व्यय कितने कितने तरीके से हो सकता है। एक तो इसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट खरीद ले, दूसरा इसे हाउस होल्ड सेक्टर के लोग खरीदें, तीसरा इसे प्राइवेट सेक्टर के लोग खरीदें, चौथा इसे एक्सटर्नल बाह्य क्षेत्र के लोग खरीदें। बाह्य क्षेत्र का मतलब मान लीजिए विदेशी सैलानी है, घूमने के लिए आए हैं, अमेरिका के लोग हैं, घूमने के लिए आए हैं, यहाँ से कपड़ा खरीद रहे हैं, जूते खरीद रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें खरीद रहे हैं, साइकिल खरीद के अपना भारत का भ्रमण कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कहने का मतलब है अब इनके द्वारा जो व्यय किया जाएगा, इनके द्वारा जो टोटल व्यय किया जाएगा उसको क्या करेंगे? यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इसके स्तर पे जो जीडीपी कैलकुलेशन होता है एक्सपेंडिचर मेथड के द्वारा, व्यय विधि के द्वारा, देखिए हाउस होल्ड सेक्टर जो भी व्यय करता है, जो घरेलू क्षेत्र व्यय करता है, वो अपना टोटल व्यय कंजम्पशन पर करता है, उपभोग वस्तुओं पर करता है। कैसी वस्तुओं पर करता है? उपभोग, उपभोग की वस्तुओं पर। इसे आप कंज्यूमर गुड्स बोल सकते हैं। तो इसको सी डैश से दिखाते हैं। अब डैश क्यों? डैश इसलिए, ये भारत है, यहाँ पे मान लीजिए हाउस होल्ड सेक्टर के राम नामक व्यक्ति गया, रहीम नामक व्यक्ति गया, मोहम्मद नामक व्यक्ति गया, कृष्ण नामक व्यक्ति गया, ABCD कोई भी व्यक्ति गया, ये सामान खरीदने गया, तो हो सकता है ये यहाँ से उस वस्तु को खरीदे जो इंडिया की है, हो सकता है उस वस्तु को भी खरीदे जो बाहर से आई हुई अमेरिका की है, उसको भी खरीदे। तो यहाँ इंपोर्टेड गुड्स को भी खरीद सकता है ना। तो यहाँ पे देश की वस्तु और इंपोर्टेड वस्तु, इंपोर्टेड गुड्स दोनों शामिल हैं, दोनों पर किया गया व्यय शामिल है। प्लस जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर जो भी व्यय करेगा, किस पे करेगा? प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया जाने वाला व्यय, मीन्स प्राइवेट सेक्टर जो भी एक्सपेंड करेगा, जो व्यय करेगा, वो इन्वेस्टमेंट ही होता है। क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। तो हमेशा आप ध्यान में रखिएगा, प्राइवेट सेक्टर कभी उपभोग पर व्यय नहीं करता है। इकोनॉमी में ये मान लेना, प्राइवेट सेक्टर जो भी व्यय करता है वो उसका इन्वेस्टमेंट ही होता है। आइए देखें, तो प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्टमेंट पर व्यय किया, आई डैश। अब ध्यान में रखिएगा, ये जो आई डैश है इसमें क्या है? ये मान लीजिए जिस भी इन्वेस्टमेंट पर व्यय किया, इन्वेस्टमेंट पर प्राइवेट सेक्टर ने व्यय किया, हो सकता है वो इन्वेस्टमेंट इंडिया का हो या वो जाके बाहर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। व्यय भारत के व्यक्ति ने किया, लेकिन भारत का व्यक्ति जो व्यय कर रहा है
हो सकता है वो कंपनी भारत में लगा रहा हो कि बाहर लगा रहा हो, समझ पाए। तो इसमें दोनों चीजें शामिल हैं, प्लस। अब इसके बाद गवर्नमेंट सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? गवर्नमेंट सेक्टर। तो ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर को हम जी डैश से दिखाएंगे। गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया गया व्यय, ये इन्वेस्टमेंट भी होता है और ये कंज्यूमर भी, कंज्यूमर गुड्स पर भी ये व्यय करते हैं। मतलब कैपिटल भी गवर्नमेंट हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हो, कैपिटल गुड्स पर व्यय करे, और हो सकता है कि सैनिकों के लिए कुछ खाने पीने की चीजें मंगा रही हो, या कपड़ा पहनने के लिए कोई नई चीजें मंगा रही हो। तो कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है। मान लीजिए गवर्नमेंट चावल बाहर के देशों से मंगा रही है और यहाँ पे चावल की कमी है, तो गवर्नमेंट द्वारा किया गया व्यय कंज्यूमर, कैसा व्यय है? कंज्यूमर गुड्स है, उपभोग वस्तु है। लेकिन गवर्नमेंट व्यय किस पे कर रही है? मशीनरी पर व्यय कर रही है, तो कैपिटल गुड्स है। तो गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया गया टोटल व्यय, इस टोटल व्यय में गवर्नमेंट, अब यहां ध्यान रखिएगा, बात को समझिएगा, कैपिटल और कंज्यूमर तो होता ही है, लेकिन साथ में गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया गया जो व्यय है, वो किया गया व्यय भारत के द्वारा, भारत के उत्पादों पर किया गया है कि बाहरी देशों के उत्पादों पर किया गया है, ये इसमें दोनों होता है, प्लस। अब इस एक्स को समझिएगा। इस एक्स का मतलब होता है एक्सटर्नल, बाह्य क्षेत्र द्वारा किया गया व्यय। कोई अमेरिका से आ रहा है, कोई जापान से आ रहा है, कोई फ्रांस से आ रहा है, कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई पाकिस्तान से आ रहा है, कोई कोलंबिया से आ रहा है ना, बहुत सारे देशों से, कोई नेपाल से आ रहा है। वो आके हमारे यहाँ क्या खरीद रहा है? साइकिल खरीद रहा है टहलने के लिए, पिज्जा खा रहा है, बर्गर खा रहा है, चाउमीन खा रहा है ना, बहुत सारी चीजें खा रहा है। इन्वेस्टमेंट मतलब वो कंज्यूमर गुड्स को क्या कर रहा है? उपभोग कर रहा है। जहां भी व्यय करे, मतलब वो घूमने आ रहा है तो हमारे यहाँ की चीजें खरीद रहा है ना। हमारे यहाँ की चीजें अगर खरीद रहा है तो बाहर के आए हुए लोगों द्वारा हमारी वस्तुओं पर व्यय किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है। तो इस एक्स का मतलब होता है बाहर के लोगों द्वारा इंडिया के अंदर जो उत्पाद हैं उस पर किया गया व्यय। अब ये उत्पाद यहाँ के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, लेकिन एक्स का मतलब बाहरी लोगों द्वारा वस्तुओं पर किया गया व्यय। अब यहां देखिए, अगर हम इसको नेट निकालें तो सी डैश से अगर इंपोर्टेड घटा दें, इंपोर्टेड को माइनस कर दें, जो बाहर की वस्तुओं पर किया गया व्यय। आई डैश से हम आई एम को माइनस कर दें, जो इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट, आई एम को घटा दें। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? तो यहां पे दोनों है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट क्या किया गया है, अब मान लीजिए बाहर का इन्वेस्टमेंट किया गया, इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट हुआ है, उसको घटा दे, प्लस जी से, जी डैश से जी एम, गवर्नमेंट द्वारा किया गया व्यय अगर बाहर की वस्तुओं पर है, इसको हमने घटा दिया, प्लस एक्स को ऐसे हमने रहने दिया। अब यहां पे ध्यान से देखना है, सी डैश माइनस सी एम को, ये नेट सी आ गया, ये नेट हाउस होल्ड सेक्टर द्वारा किया गया एक्सपेंड, किया गया व्यय, नेट प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया गया व्यय, और ये नेट गवर्नमेंट सेक्टर द्वारा किया गया व्यय जो हमारी वस्तुओं के ऊपर है, प्लस बाहर के लोगों द्वारा किया गया कुल व्यय जो हमारे देश में किया गया, बाहर के लोगों द्वारा हमारे देश के उत्पादों पर किया गया जो व्यय है, और हमारे देश में दोनों उत्पाद हैं, यहाँ के भी हो सकता है इंपोर्टेड भी हो, अगर उनमें से हम क्या घटा दें, कुल इंपोर्टेड जो गुड्स उसको माइनस कर दें, तो क्या आ जाएगा? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब ध्यान में रखिएगा, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव इफेक्ट डालेगी, जीडीपी ज्यादा होगी,
अगर ये वैल्यू माइनस में है, इंपोर्ट ज़्यादा किए हैं, तो ये माइनस में इफेक्ट डालेगी, अर्थात जीडीपी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मीन्स द इफेक्ट विल बी नेगेटिव ऑन द जीडीपी। तो मेरे ख्याल से आप ये समझ गए होंगे। सो ओके, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, क्योंकि हमने जीडीपी पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे एनडीपी। सो ओके, थैंक यू वेरी मच।